हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6। और ये यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले मैं 5 लेक्चर बना चुका हूं और आखिरी लेक्चर जो था वो था कूलम्स लॉ पर। और हमने सिर्फ स्केलर फॉर्म की बात करी थी कूलम्स लॉ की, और बात करी थी परमिटिविटी की, और परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस की, और कोलंबियन फोर्सेस की रेंजेस की बात करेंगे, और इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट। आप लोग जितने लोग भी देखना चाहते हैं पुराने लेक्चर्स, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल रहा हूं, या फिर प्लेलिस्ट की लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। आप लोग उसको देख के आए और फिर आपको आएगा मजा। तो आज बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत, जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और ये आपके बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये फेवरेट टॉपिक है बोर्ड्स का। अब आपने अभी तक कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको पिछली ही क्लास में बताया था, पिछले ही वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान लीजिए एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज हमारे पास ये है, और ये सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से, जिसका डिस्टेंस है r, और इसके ऊपर चार्ज है q1 और इसके ऊपर चार्ज है q2। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, सॉरी, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। और हमें फोर्स का सिर्फ क्या पता था, मैग्नीट्यूड पता था। मैग्नीट्यूड पता मतलब वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मॉड लगा दूं तो मुझे मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, जिसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम इसलिए लिख रहा हूं कि ये कोई मीडियम है। अगर ये एयर होगा तो मैं लिख दूंगा नॉट, तो यहां पर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बहुत ही खूबसूरत सा ये मेरे पास फॉर्मूला डिराइव होके आ गया था, और यहां पर कूलम्स ने इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया था। ठीक है, विद एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि भैया ये जो फोर्स है वो तो भैया एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी मींस जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और तीसरा पॉइंट तो है ही, आपको पता ही है कि ऑलवेज फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन यहां पर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया। तो इस पूरे खेल को समझने के लिए विद डायरेक्शन, यानी कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हमारे सामने आया। और इसीलिए आप लोगों को यह वाली इक्वेशन तो याद रखनी है। और अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके वेक्टर फॉर्म की, मतलब भैया डायरेक्शन वायरेक्शन भी तो कुछ होगा ना, तो उस डायरेक्शन की बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक आर्बिट्री स्पेस में, मतलब एक इमेजिनरी स्पेस में दो चार्ज ले लेते हैं, और हम डायरेक्शन वायरेक्शन की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए मेरे पास एक आर्बिट्री स्पेस है, ये वाली। ठीक है, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। ठीक है, मान लो ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, तो एक चार्ज पार्टिकल तो ये रहा, और दूसरा चार्ज पार्टिकल मेरे पास ये रहा, रेड वाला। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं ताकि और बेहतर समझ में आएगा, Q1 और Q2। ठीक है, और इनका जो पोजीशन वेक्टर है, यहां से ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना है सर, ये है R1 वेक्टर, और यहां से इसका कितना है, ये है सर R2 वेक्टर। ठीक है, अभी पूरा खेल वेक्टर में चल रहा है इसलिए क्योंकि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बता रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना। अब भाई हमको तो पता है कि भाई दो चार्जेस जो होते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट की बात होती है ना। ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर हमें मतलब नहीं है, हमें तो इन दोनों के डिस्टेंस की बात करेंगे, मतलब लाइन ज्वाइनिंग की बात करेंगे। और इसीलिए ये दोनों जो चार्ज फोर्स लगाते हैं उनको सेंट्रल फोर्सेस भी कहा जाता है, बिकॉज द फोर्सेस विल ऑलवेज एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब अगर मैं एक लाइन बना दूं जो कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करेगी, मान लीजिए मैंने इन दोनों को
ऐसे ज्वाइन कर दिया यहां से, ठीक है, सेंटर्स को। अब बहुत छोटे हैं एक्चुअली, पॉइंट चार्जेस हैं, और ये फॉर्मूला भी सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, या इनको ही ज्वाइन कर दिया, क्योंकि पॉइंट चार्जेस तो सेंटर और चार्जेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसी लाइन पर एक्ट करेंगे फोर्स, मतलब ये फोर्स इस पर जो लगाएगा वो इसी लाइन पर बनाएगा, लाइन ऑफ एक्शन इसी लाइन पर रहेगा। क्लियर? ठीक है। अब मैंने कहा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो हमने कहा भाई इसने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, देखो ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। यहां से मैं कौन सा मार्कर इस्तेमाल कर लूं, कलर का, रेड कलर का कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां से इसने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग पर लग रहा है ना, ठीक है। तो Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं F12, इसका मतलब यह है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्या बोल रहा हूं? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर मैं लिख रहा हूं F12, तो यहां पर यह बात रहेगी कि फोर्स ऑन वन, इसलिए लिख देते हैं FORCE, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है। इसको हम लिखते हैं F12 वेक्टर, ये बात ध्यान रखना। अब 100% एक बात ये भी है कि भाई ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, वन भी टू पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने इसको ले लिया यहां इस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो लाइन ज्वाइनिंग पर ही बनेगा और जो इनके लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इसी लाइन को ज्वाइन करता हुआ रहेगा। तो ये रहा फोर्स, ठीक है। अब ये F12 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? F21 हो जाएगा, यानी फोर्स ऑन टू, जो पहले लिखा है वो ऑन टू ड्यू टू वन। तो यहां हो जाएगा F21 वेक्टर का फॉर्मूला फोर्स ऑन वन, सॉरी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ड्यू टू वन। क्लियर? इतनी पिक्चर क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब 100% ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, देखो यहां पर ये वेक्टर चल रहा है, ये R2 वेक्टर और ये R1 वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर है। और दो वेक्टर्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? अगर मेरा एक R2 वेक्टर है और एक R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो मैं यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करने वाला हूं। देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा बहुत वेक्टर तो आना चाहिए, जैसे यूनिट वेक्टर आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अगर एक यूनिट वेक्टर है तो उसका कैप जो होगा वो किसके बराबर होगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसकी मतलब यह है कि इसकी वैल्यू, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और उसके साथ डायरेक्शन भी हो। तो वेक्टर का वेक्टर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 1 मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 मिल जाएगा, और डायरेक्शन तो होगा ही होगा। तो इसलिए इसको ए कैप से, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे हमें इसके डायरेक्शन के साथ भी खेलना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि भैया ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैं डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस तरह से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट को मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं। देखो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये रहा। तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। क्लियर? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फाइनल माइनस, ये दोनों के बीच है जो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब जिसकी तरफ जा रहा है, जिसकी तरफ जा रहा है वो फाइनल है, तो जहां से आ रहा है वो क्या है? इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज R2 माइनस R1, और डायरेक्शन क्या है? ये वाला, ठीक है। इतनी पिक्चर क्लियर हुई? अब मैं बात करता हूं F12 की। अब देखो F12 की बात करता हूं, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अगर बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, yes और नो? तो मुझे भाई साहब कुछ ना कुछ तो चाहिए रहेगा ना वेक्टर दिखाने के लिए, तो डायरेक्शन चाहिए रहेगा। तो मैंने कहा कि भाई मुझे इसका एक तो मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, हमने इसके पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू फोर्स ऑन ड्यू टू द टू चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ से हमने डिटेक्ट कर लिया था। तो ये तो रहा मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन चाहिए, और ये 1 2 लिख देना भैया यहां पर, है ना। मतलब देखो जो F12 की बात है वो उसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। तो डायरेक्शन हमने सेट किया है इसको 1 2 के कैप से, ठीक है, 1 2 के कैप से। इसका कैप जो होगा वो इसके डायरेक्शन बताएगा। क्लियर? कैप मतलब इसका यूनिट वेक्टर। अब ये जो चीज निकल के सामने आई है,
इसी को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अगर आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया और उसका डायरेक्शन बता दिया तो क्या हुआ, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मैग्नीट्यूड भी पता चल जाए और डायरेक्शन भी पता चल जाए किसका, फोर्स का ऑन टू चार्जेस, तो वो कोलंबियन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चल जाए तो उसको वेक्टर फॉर्म ही तो बोलेंगे। क्योंकि अब तक तो हम स्केलर फॉर्म पढ़ रहे थे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा था, यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं था। तो यहां पर बहुत सीरियस स्थिति ये समझ में आ गई हमें, बहुत बढ़िया। अब हमें मैग्नीट्यूड तो पता ही है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड सर, मैग्नीट्यूड होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू, और डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, ये है R2 माइनस R1 वेक्टर, और इसका हमें क्या लेना, मॉड। अब ये हमने क्या ले लिया, हमने इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया और इसका क्या ले लिया, हमने स्क्वायर ले लिया। बोलो हाँ ना, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब हमने कहा कि भैया यही तो हमारे पास F12 था, हाँ सर ये भी F12 कैप हो गया। अब हमें F12 कैप की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमको F12 का डायरेक्शन नहीं पता। हमको ये पता है, हमें ये वेक्टर यहां से यहां तक पता था, इसका यूनिट हमें इसका वेक्टर पता था, ये वाला वेक्टर पता था। हमने यहां से इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमको मिल गया R2 माइनस R1। अब हमको करना क्या है, इन दोनों का कैप निकालना, मतलब इसका रिलेशन अगर इससे पता चल जाए तो बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल। अब डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, हमें इसका डायरेक्शन पता, ये डायरेक्शन जो है वो ऐसे जा रहा है, बोलो हाँ ना, वो ऐसे जा रहा है, यहां से यहां। R2 माइनस R1 का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यस और नो। और F21 का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट में है। ध्यान से देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो तो मैंने क्या कहा, अगर डायरेक्शन ये है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तो F12 है। इसका मतलब जो भी डायरेक्शन होगा F12 का वो जस्ट अपोजिट होगा R2 माइनस R1 का, यस और नो, यस सर। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड का स्क्वायर, और अगर F12 की बात करें कैप की, तो वो किसके बराबर हो जाएगा सर, ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ R2 माइनस R1 के कैप के बराबर, यस और नो। हाँ सर बिल्कुल सही। अगर F12 का कैप चाहिए था तो हमने क्या कर दिया, हमने F12 का कैप माइनस ऑफ R2 माइनस R1 का कैप, यस और नो। अब भैया कैप कैसे निकालते हैं सर, R2 माइनस R1 का जो कैप निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, पता ही है, एक तो वेक्टर यानी R2 माइनस R1 का वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, मॉड लगा दो तो वो कैप के बराबर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि F12 कैप के बराबर होगा। तो F12 कैप विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। तो ये हमारे पास आ गया बहुत खूबसूरत सा डायरेक्शन भी किसका। अब F12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ, तो यहां पर आप लगा दो माइनस, यहां पर एक ब्रैकेट लेकर यहां माइनस लगा दो, बहुत शानदार, ठीक है। रुको मैं यहां से बेहतरीन इसको समझाता हूं, ये माइनस ये और ये माइनस ब्रैकेट ले लेंगे तो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो यहां पर F12 कैप की वैल्यू यहां पुट कर दूं, हाँ सर, माइनस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो ये भी मॉड में स्क्वायर इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 3 यानी क्यूब हो जाएगा। इन द सेंस वी कैन से दैट, यहां पर लिख रहा हूं ध्यान से देखना, के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब, और ऊपर जो लगेगा वो लगेगा R2 माइनस R1 का वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई। और ये किसके बराबर होगा सर, ये होगा F12 के बराबर, और साथ में एक चीज और लगेगी जो कि लगेगी माइनस ऑफ के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब आप बोलोगे सर कूलॉम्स लॉ में तो नीचे स्क्वायर था, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ था। भैया इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है, अगर मैं इसको हटाऊं तो मेरे को स्क्वायर ही मिल जाएगा, इन दोनों कटेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा ना।
बस यहां पर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन के साथ दिया है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई नीचे कर दिया और ऊपर डायरेक्शन वाला खेल कर दिया, क्योंकि हमने कैप को रिप्लेस किया ना बेटा, डायरेक्शन को रिप्लेस किया ना, इसलिए। क्या बात समझ में आई? तो F12 की वैल्यू किसके बराबर आ गई सर? F12 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस ऑफ K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? अब आप इजीली इसमें F12 की जगह F21 भी निकाल सकते हो। सर कैसे निकाल सकते हैं जरा बता दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ दैट इज 2 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मॉड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। यस और नो? अब हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर देखो ध्यान से, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई? ये जो डायरेक्शन है इसका जो डायरेक्शन वो इसी के डायरेक्शन में, यस और नो? तो अगर मेरे को F21 का कैप लिखना है तो मैं R2 माइनस R1 का कैप लिख दूंगा ना, जो कि बराबर होगा एक दूसरे के। यस सर, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो मुझे पता है, तो मैं लिख दूंगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा F21 कैप। क्लियर? अब उस कैप की जगह क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से सर, F21 कैप को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का कैप, जो कि किसके बराबर होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये यूनिट भाई एक्चुअली मैंने इसको यूनिट कैप करा है। यूनिट कैप क्या होता है? ए कैप इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए तभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ये चीज जो होती है ये यूनिट वेक्टर डिफाइन होती है, आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा क्लास 11 में। ठीक है, तो बस अगर ये इसके बराबर है और ये इसी डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, यानी जो F21 का डायरेक्शन होगा वही R2 माइनस R1 का डायरेक्शन होगा। यहां अपोजिट था, F12 अपोजिट टू R2 माइनस R1, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया था। यहां मुझे नेगेटिव साइन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यहां लिख सकता हूं F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहां हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का कैप। अब R2 माइनस R1 का कैप को रिप्लेस कर दो तो हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों के, देखो ये चीज वही है, बस ये यूनिट, इसकी वैल्यू 1 ही है बेटा, इसकी वैल्यू 1 है बेटा, इसकी वैल्यू 1 है, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब इसकी वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी होगा, बस ये डायरेक्शन बता रहा है, तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का वेक्टर का मॉड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। अब मॉड का पावर 1 और इसी मॉड का पावर 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? 3। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास आएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, एंड दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मैंने दोनों ही चार्जेस पे फोर्सेस की वैल्यू निकाली तो मुझे पता चला मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों ही चार्जेस पर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी इक्वल। These two forces are equal to each other in magnitude, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। एक देखो माइनस में लग रहा है तो एक प्लस में लग रहा है, इसका मतलब यहां पर यह साफ है कि F12 जो है वो माइनस साइन ऑफ F21 के बराबर है, या फिर F21 जो है वो माइनस साइन ऑफ F12 के बराबर है। और ये जो चीज दिख रही है ये मिलती जुलती दिख रही है, अरे मिलती जुलती नहीं रहे, सेम दिख रही है, जो कि है न्यूटन का तीसरा नियम। इसका मतलब फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी ये इक्वल फोर्सेस होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और मैं क्या क्या बता दूं तुम लोगों को इसके बारे में। तो आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, या इक्वेशन से मतलब मैं बात करूं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से आपको एक खूबसूरत बात समझ में आई कि हमें मैग्नीट्यूड तो समझ में आया है,
लेकिन हमने दोनों फोर्सेस के बारे में रिलेशन भी बता दिया। वो रिलेशन क्या बताया? हमने कहा कि भाई दोनों फोर्सेस इक्वल लग रहे हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां हम एक कंक्लूजन बता पाए कि ये न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करते हैं। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो केवल स्ट्रिक्टली पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसकी लिमिटेशन, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस। तो मैंने जो अभी बताया आपको उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि कूलम्बियन फोर्सेस ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया था कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी F12 इज इक्वल टू -1 ऑफ F21। ठीक है, और दे आर सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस तो मैं आपको बता ही चुका हूं, एक्चुअली इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बता चुका था। क्या बताया था मैंने सेंट्रल फोर्सेस के बीच में? कि मान लीजिए मेरे पास एक फोर्स है, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये है। ठीक है, तो दोनों की सेंट्रल लाइन ज्वाइनिंग को अगर मैं रखूं तो ये डिस्टेंस मेरा r है, तो जो फोर्स लगेगा वो इधर उधर नहीं लगेगा। ठीक है, वो ये दोनों तो एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, वो इसी लाइन में लगाएंगे, या ये इसको अपोज करेगा, ये भी इसको अपोज करेगा, अगर दोनों सेम लाइक चार्जेस है तो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? और अगर अनलाइक चार्जेस ना हो, अगर अट्रैक्ट भी करे, मान लो एक नेगेटिव है, एक यहां पर ये नेगेटिव हो गया, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इसी लाइन में, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इसी लाइन में, यानी दे आर सेंट्रल फोर्सेस। द फोर्स एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इंपॉर्टेंस के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एसएल अरोरा किताब में बहुत खूबसूरती से बताई गई है, जिसको मैं भी फॉलो करता हूं, रेंज ऑफ कूलम्बियन फोर्सेस। अब मैं आपको बताता हूं रेंज क्या है। रेंज मतलब कूलम्ब्स, ये जो कूलम्ब्स लॉ है या कूलम्ब्स फोर्सेस है वो कहां से कहां तक एप्लीकेबल है, मतलब हम कहां से कहां तक दो चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ निकाल सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरती से बताया गया था कि कूलम्बियन फोर्सेस एक्ट ओवर एन इनॉर्मस रेंज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम, कहां से कहां तक, R इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 से लेकर, जो कि एक बहुत छोटा लेवल होता है, न्यूक्लियर डायमेंशन तक होता है, और मैक्रोस्कोपिक लेवल से, यानी यहां से लेकर R की वैल्यू 10 की पावर -15 से लेकर, या फर्मी थे इसको, ये देखो 10 की पावर -15 मतलब 1 फर्मी, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, और ये होता है 10 की पावर 18 मीटर तक का हम ये फोर्स एक दूसरे से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये नेगलेक्ट हो जाता है। और ये इसकी बात खूबसूरती से है कि भाई अगर इससे कम डिस्टेंस हो जाता है तो वहां पर कूलम्ब्स फोर्सेस ना एक्ट करते हुए न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्बियन फोर्सेस से। इसलिए इससे कम अगर डिस्टेंस हो जाए, 10 की पावर -15 से कम डिस्टेंस हो जाता है दो चार्जेस के बीच का, तो वहां पर कूलम्बियन फोर्सेस ना लग के इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं लगते, न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रेंज, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में काम आ सकती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिमिटेशंस क्या है, जिसमें पूरी लेक्चर में मैंने आपसे ये डिस्कशन किया है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स लॉ? तो सबसे पहला, इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, यानी ये पूरा खेल काय में चल रहा है, रेस्ट पे चल रहा है। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, कूलम्बियन फोर्स लगेगा, वो जो होना चाहिए वो शुड बी एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो रेस्ट पे ही पूरा है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, ये मैं चीख के 3 से 4 लेक्चर में बता चुका हूं, तीसरे चौथे और 5वें में भी बताया था, और ये छठे लेक्चर में भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ये फोर्स का ये जो लॉ है, कूलम्ब्स लॉ है, वो केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक्सटेंडेड चार्ज आ जाए, मतलब एक रॉड पर फैला हुआ चार्ज आ जाए, ये टोटल चार्ज Q, और यहां से a डिस्टेंस दूर एक और चार्ज है जो कि बैठा हुआ है यहां पर, उसका नाम है स्मॉल q, तो जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के बीच में लगेगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। बेटा यहां फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट चार्ज नहीं हो गया। अब व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज? व्हाट इज पॉइंट चार्ज? मैं बताता हूं, चिंता मत करो। पॉइंट चार्ज क्या होता है कि मान लीजिए आपने बहुत बड़ा चार्ज ले लिया, मान लो ये बहुत बड़ा चार्ज है, और ये डिस्टेंस ले लिया a, और यहीं पर मैंने एक और चार्ज रख दिया, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएगा। ये पॉइंट चार्ज तब कहलाएगा जब डिस्टेंस जो होगा इनके साइज से काफी ज्यादा होगा, मतलब ये डिस्टेंस काफी दूर है और इनका साइज इस डिस्टेंस से काफी छोटा हो जाए। तो ये डिस्टेंस अगर r है और ये साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, तो ये चार्ज
एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। इसकी खूबसूरती आपको आने वाले लेक्चर्स में पता चलने वाली है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे रिंग, अभी हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। तो रिंग के पास जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग इंटेंसिटी मिलेगी, लेकिन रिंग से बहुत दूर चले जाओगे, बहुत दूर मतलब रेडियस के कंपैरिजन में ही नहीं होगा, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगती है। समझ में आ रही मेरी बात? बढ़िया। और अगला है जो मैं अभी इसके पहले बताया कि सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, मतलब वो 10⁻⁻15 से थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि फिर वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो कि इसको ओवरकम कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफी बड़ा फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। ये आपको पता भी चलेगा क्लास 12 में न्यूक्लियाई एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से पूरी बातें समझ में आ गई, आखिर तो मैंने इसे एक्सप्लेन किया ही था। तो इस लेक्चर में इतना ही, कुछ छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, बाकी मैं भी देख लूंगा, इसको ओवरव्यू कर लूंगा कि कुछ और कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। और आने वाले लेक्चर्स में हम लेके आने वाले हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और साथ में करेंगे बहुत सारे बहुत शानदार अलग अलग किताब के, एच सी वर्मा के, एस एल अरोरा के, बस इन 2 किताबों से ही मैं करता हूं ज्यादातर। तो इनके खूबसूरत न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर लेके आएंगे आपके लिए अगले टॉपिक जो कि एक्सटेंडेड चार्जेस के होंगे, ठीक है। तो पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा अगले लेक्चर में, और फिर आएगा आपके लिए खूबसूरत से न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।